वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आपका करने वाले हैं TRE3 PRT के बारे में। जैसे कि पता होगा, एक बार आपका TRE3 PRT का एग्ज़ाम हो चुका था और वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, और आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है दोस्तों, उसको 10 जून से आपका एग्ज़ाम प्रारंभ है। तो उसी को देखते हुए ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, ताकि जो PRT के बच्चे लोग हैं वो तैयारी कर रहे हैं, वो एक अच्छे डायरेक्शन में तैयारी करें। उसके लिए आपको क्या करना है कि आखिर में आपको देखना होगा कि TRE3 के जो PRT का एग्ज़ाम हुआ था, किस किस पोर्शन से कितना कितना सवाल पूछा गया था। उसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ, एक बार फिर जैसे कि मैंने लास्ट ईयर TRE2 में दिया था BPSC का सिलेक्शन किट, इस बार भी यह कहीं उससे अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगा कि आखिर BPSC का सिलेक्शन किट जो मैं प्रोवाइड कराया था TRE3 से पहले, उसमें से कितने क्वेश्चन सवाल आए थे, कहाँ कहाँ से सवाल आए थे, मैं एक एक करके सारा प्रूफ के साथ बताऊँगा। तो वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहें। अगर आप नए हैं तो जल्दी से ये चैनल वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के पास शेयर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही दोस्तों, अगर कि आपको पता होगा, जो TRE3 का आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, शायद मार्च में हुआ था ना, हाँ मार्च में जी हुआ था एग्ज़ाम। उसमें जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें कौन सा पोर्शन से कितना सवाल पूछा गया था, मैं आपको यहाँ पे आपको देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका मैथ और रीजनिंग पूछा गया था, एक एक करके याद रखिएगा किस पोर्शन पे आपको कितना टाइम देना है, क्या ऐसे आपको तैयारी करना है, मैं अभी अच्छे से बताता हूँ। तो वीडियो तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। जिसमें मैथ और रीजनिंग जो आपका PRT के पेपर में जो पूछा गया था, देख सकते हैं 32 सवाल यहाँ पे पूछा गया था मैथ और रीजनिंग से, ठीक है। इसमें से लगभग 25 सवाल जो थे वो आपका मैथ के थे, बाकी थोड़ा बहुत जो थे वो रीजनिंग के सवाल थे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद जो साइंस का सवाल पूछा गया था, वो पूछा गया था 18 क्वेश्चन आपका साइंस का पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी जो था, ज्योग्राफी का आपका यहाँ पे 30 MCQ पूछे गए थे, और हिस्ट्री और INM का जो सवाल पूछा गया था, वो यहाँ पे 13 सवाल पूछा गया था। ज़्यादा जो इसमें जो 13 को में 8 प्लस जो क्वेश्चंस थे वो INM से क्वेश्चंस थे, 4-5 क्वेश्चंस थे जो नॉर्मली हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर के आप लोग टोटली देखिएगा तो यहाँ पे 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद आता है यहाँ पे पॉलिटी का सवाल। पॉलिटी से जो सवाल पूछे गए थे, यहाँ पे 10 सवाल पूछे गए थे आपका पॉलिटी से। पॉलिटी से नॉर्मल सवाल पूछे गए थे, कोई उतना हार्ड सवाल नहीं पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद जो करंट अफेयर पूछा गया था, याद रखिएगा करंट अफेयर मतलब बिहार का भी करंट अफेयर हो गया, इंडिया का भी करंट अफेयर हो गया। तो टोटल मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। और जो ये ज्योग्राफी देख रहे हैं ना, ज्योग्राफी में भी सेम है। इसमें बिहार का ज्योग्राफी से भी सवाल पूछा गया था, और यहाँ पे भारत का भी ज्योग्राफी से पूछा गया था। तो दोनों इंक्लूडिंग करके यहाँ पे 30 सवाल पूछे गए थे। ज़्यादा जो सवाल पूछे गए थे ज्योग्राफी से, वो भारत का ज्योग्राफी पूछा गया था। बिहार का जो ज्योग्राफी पूछा गया था दोस्तों, वो बहुत कम सवाल पूछा गया था, ठीक है। साथ ही साथ देख सकते हैं करंट अफेयर का कितना ज़्यादा यहाँ पे पोर्शन पूछा गया था। 16 क्वेश्चन जो था यहाँ पे करंट अफेयर के पूछा गया था। करंट अफेयर तो ऐसा था ना कि जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे ना, उसमें से डायरेक्ट यहाँ पे सवाल देखने को मिल रहे थे। तो आप देख सकते हैं, अगर कि आप यहाँ पे मैथ रीजनिंग कर लेते हैं, 32 सवाल कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे साइंस के 18 सवाल कर लेते हैं, और ज्योग्राफी के 30 सवाल कर लेते हैं, और बस इतना भी कर लेते हैं ना, तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया मार्क्स आप लोग यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं, अगर कि इतना भी कर सकते हैं तो, ठीक है। यही 3 पोर्शन से मिला के 30 और 30 60 और 20 80 क्वेश्चंस देख सकते हैं दोस्तों। यही 3 पोर्शन मिलाकर दिया गया है। INM के क्वेश्चंस आसान थे, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस थे। जो मैंने नोट्स INM के प्रोवाइड किए हैं, आप उसको कर लेते तो आप वहाँ पे बेहतर कर सकते थे, ठीक है। अब एक एक करके चलिए मैं बताते चलता हूँ आपको सवाल कहाँ से पूछा गया था। और जो मैंने आपको बताया कि BPSC का सिलेक्शन किट दोस्तों, ये नाम ही काफ़ी है आपका सिलेक्शन के लिए, याद रखिएगा। मैं एक एक करके हम आपको दिखाना चाहेंगे। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपना जो INM और यहाँ पे हिस्ट्री का जो क्वेश्चंस थे दोस्तों, उसको हम बताते हैं, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे जो 13 क्वेश्चंस दोस्तों पूछे गए थे, वो INM से और आपका हिस्ट्री से सवाल पूछा गया था। मैं बता रहा हूँ 10 प्लस जो क्वेश्चंस थे ना, डायरेक्ट टू डायरेक्ट मेरे नोट्स से आए हुए थे, जो मैंने BPSC का सिलेक्शन किट में प्रोवाइड किया था INM का नोट से, और आपका जो प्रोवाइड किया था मैं ज्योग्राफी का नोट्स, उसी से सवाल यहाँ पे पूछे गए थे। जैसे कि कुछ सवाल मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि वो सवाल कैसे आए थे, कहाँ से आए थे। 101 नंबर बहुत ही बेहतरीन सवाल था, यहाँ पे देख सकते थे। ये सवाल
पूछा गया था। क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि वो जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा। कब तक छोड़ देगा, यहाँ पे डेट का पूछ रहा है कि ये घोषणा कब किया गया था। और हु बहु अगर के मैं जो INM का आपको नोट्स प्रोवाइड किए होंगे, अगर के नहीं भी आपको मिला होगा तो मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक, आप जाकर वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। INM का पेज नंबर जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, पेज नंबर 26, आप जिनके पास भी होगा डायरेक्ट निकालिएगा, अगर नहीं पढ़े होइएगा आप ना, और तो फिर आप लोगों को समझ जाइएगा कि आपका कितना बड़ा लॉस हो रहा है। आप लोगों ने नोट्स लेने के बाद अगर उसको पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो समझिए कि आप बहुत बड़ा लॉस में। जैसे कि मैंने बताया INM का यहाँ पे अगर के जो मैंने दिया था पेज नंबर 26 निकालिएगा, ठीक है। पेज नंबर 26 में जैसे ही निकालिएगा, मैं यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीका से यहाँ पे लिख दिया था इस नोट्स में कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री हाउस ऑफ कॉमन्स ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक के पहले भारतीयों के हाथ में यहाँ पे सत्ता सौंप देना चाहते हैं। तो ये घोषणा कब हुआ था, तो वो घोषणा जो हुआ था 20 फरवरी 1947 को हुआ था। और यही सवाल आपका यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि कब छोड़ा गया था, 20 फरवरी 1947। उसी तरीका से अगर के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सवाल पूछा गया था 98 नंबर क्वेश्चन कि कोल विद्रोह का यहाँ पे नेतृत्व किसने किया था, यहाँ पे नाम दिया था। तो INM का ही पेज नंबर आप लोग 39 निकाल के आइए, मैं लेके चलता हूँ पेज नंबर 39 के ऊपर में, और आप लोग देखिएगा कि कहाँ पे वो सवाल दिया गया है। जैसे ही पेज नंबर 39 में आइएगा, क्वेश्चन नंबर 61 में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने मिलान करने के लिए यहाँ पे दिए थे कि जैसे ही पहला में आइएगा तो वही सवाल पूछा गया था, दिया गया था मेरे द्वारा कि कोल विद्रोह जो छोटा नागपुर में हुआ था 1920 और 27 के बीच में हुआ था, जिसका नेता थे बुद्धो भगत। तो देख रहे हैं दोस्तों कितना डायरेक्ट टू डायरेक्ट यहाँ पे सवाल देखने को मिल रहा है। अभी इंतज़ार कीजिए, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, लेकिन आप अंत तक बने रहिए। हर सेक्शन का मैं आपको दिखाऊंगा कि नोट्स से कितने ज़्यादा सवाल मिले हैं। अब ये अगला सवाल देखिए कि किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का यहाँ पे देहांत हुआ था। INM का पेज नंबर 45 आप लोग यहाँ पे निकाल लीजिएगा, जैसे कि जिन जिन लोगों के पास होगा आप लोग निकाल लीजिएगा। आप लोग नोट्स तो ले लेते हैं लेकिन उसको पढ़ते नहीं ना हैं, यही बहुत गलत बात करते हैं। आप लोग पढ़ के जाया कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में हु बहु मैंने दे रखे हैं उस नोट्स में, इसमें 600 जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मैंने MCQs दिए हैं ना, वो रामबाण है। इस नोट्स के अलावा हिस्ट्री और INM के लिए आपको दूसरा कोई नोट्स नहीं पढ़ने हैं। यही सवाल जो मैंने दिए थे यहाँ पे कि बिहार में 1857 की क्रांति में नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, जैसे कि यही दिए थे और यही सवाल यहाँ पूछ लिया था। यहाँ तक तो बहुत बढ़िया बात है कि यहाँ पे डेट्स नहीं पूछा था, मैंने तो वहाँ पे डेट्स के साथ दिए थे। ये देख लिए, आपका यहाँ पे ये सवाल पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पे एक सवाल दिया गया था कि किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। तो INM का ही पेज नंबर आप लोग 11 है। ये एक पेज से यानी कि लगभग 88 पेज का मैं ये नोट्स दिया हूँ INM का। इसमें से देखिएगा 13 में से 10 सवाल से प्लस यहाँ पे लड़ गए हैं, सवाल डायरेक्ट यहाँ पे देखने को मिले हैं। जैसे कि मैंने बताया ये जो सवाल आया था INM का पेज नंबर आप लोग 11 निकाल लीजिए। पेज नंबर 11 में जैसे ही आइएगा, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जब 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम आया था तो उसके बाद यहाँ पे बंगाल विभाजन रद्द होने से क्या हुआ था कि बिहार और जो उड़ीसा थे वो बंगाल से अलग हुए थे। कब हुए थे? 1911 ईस्वी में। और यही सवाल आपसे पूछा गया था कब हुए थे, तो इनमें कोई नहीं था, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर था। आई होप कि आपको पता चल रहा होगा कि जो चीज़ मैंने दिए हैं वो कितना ऑथेंटिक चीज़ दिए हैं। साथ ही साथ ये देखिए 1997 में अहरार आंदोलन कौन सा है, जस्ट उसी में जो नोट्स दिए हैं उसमें आप लोग देख लीजिएगा, सारा चीज़ वहाँ पे मिल जाएगा। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे, तो बहुत सारा चीज़ें वहाँ पे मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल था। ये सब ऐसा सवाल है ना, नॉर्मल जो किताब में पढ़िएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन आखिर कहाँ से आए। जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का क्या मुख्य कारण था, यही चीज़ हू बहू देखिए INM का पेज नंबर 24 जैसे कि मैंने लिखा है 24 में जाइए। यहाँ पे INM का 24 में मैंने यहाँ पे लिख रखा था कि यहाँ पे जो उसका क्रिप्स प्रस्ताव था दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है ना कि क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण इसका आंसर दिया है। यहाँ पे क्या होता है कि क्रिप्स प्रस्ताव पहले मैं ऊपर में देता हूँ, उसके बाद नीचे में भारत छोड़ो आंदोलन, उसी के बाद में 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव जो था उसको वापस ले लिया जाता है, उसका सहमति नहीं बन पाता है, वो फेल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही ये फेल होता है, यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया था। तो देखिए किस तरीके से सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। यही नहीं, अभी एक एक करके बहुत सारा मैं आपको सवाल दिखाता हूँ।
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया था ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था। आईएनएम का पेज नंबर 21 निकाल कर आप लोग देख लीजिएगा, हूबहू यही सवाल पूछा गया है। आईएनएम का मैंने निकाल दिया 21 पेज में मैंने बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे सजा कर लिख दिया था कि महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किया था। आई होप कि आप लोग समझ सकते हैं, बीपीएससी का सिलेक्शन किट केवल नाम ही नहीं, इसका काम बहुत ऊपर का अव्वल दर्जा का है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे सवाल पूछा गया था कि मुजफ्फरपुर फांसी में मतलब फांसी जो हुआ था उसमें किनको हुआ था। तो ये भी आईएनएम का नोट्स में जो एमसीक्यू 600 दिए हैं उसमें जाकर देख लीजिएगा, हूबहू सवाल यही मैं आप लोगों के लिए दिया गया हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादक कौन किया था। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया 30 नंबर पेज पर जाइएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया था कि वंदे मातरम का जो संपादक है वो अरविंद घोष है, और यही सवाल आपका यहाँ पे हूबहू सवाल ये पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक पूछा गया था, स्टेटमेंट दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कि यह एक सूक्ष्म भाग या अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। ये किसने किया था। आप लोग के पास जिस के पास मेरे से नोट्स लिए होंगे आईएनएम का पेज नंबर 56 आप लोग निकाल कर देख लीजिए, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। पेज नंबर 56 में जैसे ही आइएगा, यहाँ पे देखिएगा कितने बेहतरीन तरीका से यहाँ पे था कि निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया था तथा उसे जनता के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर हंसी उड़ाई थी। जिस शब्द में मैंने यहाँ पे दिए हैं आपको, उसी शब्द में यहाँ पे सवाल आपसे देखिए पूछा गया है। तो वो कौन था, यहाँ पे लॉर्ड डफरिन था। आई होप कि आप ये देख लिए होंगे कि आईएनएम से सवाल कितना भर भर के पूछा गया है। ये कौन सी घटनाएं पहले हुई थी, आईएनएम का नोट्स में सारा कुछ मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो आईएनएम के आई होप कि देख लिए क्या परफॉर्मेंस से कितने सवाल यहाँ से पूछे जा चुके हैं। अब चलिए आप लोग दिखाते हैं करंट अफेयर से कितने भर भर के सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा गया था कि ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी नींव रखी गई थी किसके काल में। यही सवाल यहाँ पे पेज नंबर आईएनएम के पेज नंबर 11 में आइएगा, देखिएगा कहाँ से सवाल लिया गया। पेज नंबर 11 में जैसे ही आते हैं, यहाँ पे देखिए क्या आया है। पेज नंबर जो 11 में दिया गया है कि दिल्ली दरबार की स्थापना हुआ था, यानी कि दिल्ली दरबार जो उसका आया था लोग 1911 ईस्वी में। यहाँ पे जो जॉर्ज पंचम थे वो आए थे और सारा कुछ यहाँ पे खेला करके गया था। और यही सवाल आपसे पूछा गया था कि जो इसका राजधानी था कौन चेंज किया था। तो यहाँ पे किंग जॉर्ज पंचम राइट आंसर हो जाता। आप लोग देख लिए किस तरीके से सवाल पूछे गए। अब देख लेते हैं दोस्तों कि आखिर जो आपका करंट अफेयर पूछ रहा है, जो करंट अफेयर का मैं 500 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का नोट्स जो प्रोवाइड करा रहा हूँ उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। तो आखिर जो मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ वो कितना कामगर रहते हैं, ये 500 क्वेश्चंस में से कितने सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो ये देख लीजिए, TRE 3 में भी मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे, तो उसमें से देख लेते हैं कौन सा सवाल वहाँ पर दिया गया था। जैसे ही 64 नंबर क्वेश्चन में आइएगा, ये सवाल देखिए मैं इस बार के भी नोट्स में ऐड किया हूँ और लास्ट टाइम का जो भी नोट्स था उसमें भी ऐड किया हूँ, क्योंकि ये हाल फिलहाल की घटना है। एक सवाल बहुत ही बेहतरीन पूछा गया था कि किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संगठन में तांजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय किसने लिया था। तो जो करंट अफेयर का लिस्ट अभी भी प्रोवाइड किए हैं या जो जिसका पीछे भी होगा उसमें देख सकते हैं। फिलहाल जो अभी हमसे परचेज किए होंगे करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस नंबर यहाँ पे 166 नंबर क्वेश्चंस में आप आ जाइए। यहाँ पे 166 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा दोस्तों, एकदम हूबहू मैंने यही सवाल यहाँ पे लिखे हैं वहाँ पे, इसीलिए मैं लिख दिए। देखिए यहाँ पे 166 नंबर में क्या क्वेश्चंस दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के बाहर पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर तंजानिया में स्थापित करने वाला पहला प्रौद्योगिकी संस्थान कौन बन गया है। IIT मद्रास। मैंने बहुत ही बेहतरीन ये चीज़ पहले वाला भी PDF में होगा आपके पास, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, यही चीज़ मैंने प्रोवाइड कराए हैं। तो देख सकते हैं कितने ज़्यादा यहाँ पे सवाल अच्छे तरीके से आ रहे हैं। उसके बाद एक सवाल और यहाँ पे पूछा गया था कि नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। PK श्रीवास्तव जी के बारे में पहले ही पेज में आइएगा, तो मैं अपने करंट अफेयर का नोट्स में पहले ही पेज में अच्छे से लिख दिया हूँ कि कौन क्या है। वहाँ पे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, जैसे ही करंट अफेयर के नोट्स में देखिए यहाँ पे दिए गए हैं, मैंने आपको दिए हैं जो नोट्स यहाँ पे देख सकते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC के कौन यहाँ पे अध्यक्ष हैं, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और यही सवाल आपसे पूछा गया है, जैसे कि देख सकते हैं पूछा गया है कौन है, तो PK श्रीवास्तव दिया गया है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। उसके बाद जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक और सवाल पूछा गया है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का जैसे ही मैंने सूचकांक का कुछ यहाँ पे
दे रखे हैं आपको, क्या दे रखे हैं यहाँ पे, कुछ सूचकांक दिए रखे हैं। उसमें देखिएगा ना, जो मैंने दिए हैं ना उसी में से सवाल डायरेक्ट टू डायरेक्ट यहाँ पे मिल गए हैं। हेनले पासपोर्ट में जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। खैर इसमें ये जो न्यू वाला PDF है इसमें तो मैंने अपडेट करके 85 कर दिए हैं। जो अगर प्रीवियस वाला में आइएगा तो यहाँ पे जो 2023 में जो था तो दोस्तों वो 80वां स्थान था। वो जो प्रीवियस PDF जिसके पास होगा देख सकते हैं वहाँ से भी आया था। ठीक है, तो करेंट अफेयर भी बहुत सारा सवाल डायरेक्ट टू डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। देखिए करेंट अफेयर क्राइटेरिया जो होता है बहुत बड़ा हो जाता है, तो उतना सारा चीज़ों को कवर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दे देता हूँ ताकि आपको कम समय में एक बेहतरीन चीज़ वहाँ पे मिल पाए। ठीक है, करंट अफेयर देख लिया, INM देख लिया। अब चलिए मैं ज्योग्राफी के बारे में नोट्स से कुछ सवाल दिखाता हूँ आपको कि कहाँ कहाँ से सवाल आपसे यहाँ पे देखने को मिले हैं एग्जाम। यहाँ से देखते हैं दोस्तों कि आखिर आपका ज्योग्राफी सवाल जो यहाँ पे इतना ज़्यादा सवाल पूछा गया है ज्योग्राफी से कि आखिर सवाल पूछा जा कहाँ से रहा है। अब जो नोट्स मैंने प्रोवाइड कर रहा हूँ वो काम का चीज़ है भी या कुछ ऐसा ही। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ये सवाल मैंने नोट्स में प्रोवाइड किए हैं। आप लोग जिनके पास भी नोट्स होगा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 आप लोग ज्योग्राफी का चीज़ निकालिए। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 में जैसे ही आते हैं हम आपको दिखाते हैं। चैप्टर नंबर 5 का जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं उसका जो नाम है बिहार कृषि एवं संसाधन। तो चैप्टर नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 में जैसे ही आइएगा मैंने हूबहू यही चीज़ लिख रखे हैं। हम आके आपको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं आपको दिखाते चलूँगा कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं ना वो वाकई में एक इतनी मतलब बेहतरीन चीज़ पढ़ रहे हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं वहाँ पर लेकर चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे क्लास 10 का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिएगा ये अगला चैप्टर में खाद्यान्न फसल में यहाँ पे मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से लिख रखा था कि इस धान का सबसे अधिक उत्पादन बिहार के पश्चिमी चंपारण, रोहतास और औरंगाबाद में होता है। लेकिन अगर के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो रोहतास में 5% से अव्वल है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे धान का खेती होता है रोहतास में होता है, इसीलिए इसको धान का कटोरा ही बोला जाता है। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप लोगों ने देख लिए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की। ये भी जो सवाल पूछा गया था आपसे कि बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो ये आपका रोहतास में सर्वाधिक होता है। चावल और गेहूं का दोनों है। ये भी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 से। जो लोग बोलते हैं ना कि SCRT पढ़ने से क्या फ़ायदा है, आप लोग देखिए अगर के SCRT आप पढ़े होते ना, SCRT आप पढ़ते ना तो साथ ही साथ आपका जो बिहार का चीज़ें है ना वो भी क्लियर होते जाता है। आपको स्पेशल कोई बिहार के चीज़ें पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन यही बात है जो NCRT केवल और केवल पढ़ेंगे ना उनको साथ में बिहार स्पेशल एक अलग से चैप्टर होकर पढ़ना पड़ेगा, जो कि जो बिहार का जो बुक्स होते हैं उसमें बिहार को साथ साथ लेकर चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखिए कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ पर स्थित है। यही सवाल पूछा गया था आपका PRT में, जैसे कि देख सकते हैं। तो ये जो मैंने नोट्स दिए हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 आप लोग निकालिए। जिनके पास नोट्स नहीं होगा मैंने 6 घंटे का वीडियो करा रखे हैं, उसमें डायरेक्ट आप लोग चाहिएगा क्लास 9 में और चैप्टर नंबर 3 में वीडियो भगा के देखिएगा ये चीज़ मैंने बताए हैं कि नहीं। तो जैसे ही क्लास 9 में हम आते हैं, एक सेकेंड मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर नंबर 9 में, यानी कि ये हो गया क्लास 9 का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 में हम आपको लेकर चलते हैं कि वो चीज़ यहाँ पे मैंने जो दिए हैं वो वहाँ पे है कि नहीं। जैसे ही चैप्टर नंबर 3 में आइएगा उसका जो नाम है जैसे कि देख सकते हैं अफवाह स्वरूप नाम है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें सारा नदी के बारे में पढ़ना है। तो जब मैं नर्मदा नदी आपको बता रहा था तो उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पे बताया है कि जो यहाँ पे अमरकंटक है वो मैकाल की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक के निकट में जो स्थित है। और यही सवाल आपको यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यही सवाल पूछा गया है, अमरकंटक कहाँ स्थित है, तो मैकाल श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे आपका ये राइट आंसर होता है। अगला जो सवाल पूछा गया था बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा गया था। ये लोग बोलेंगे ना ये सब तो बिहार स्पेशल है, ये सब बाबू बिहार स्पेशल नहीं है। बिहार का जब आप मतलब बिहार SCRT बुक का जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना तो उसमें ऑलरेडी ये सब चीज़ दिया गया है कि बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो ये जैसे वही चीज़ यहाँ पे देखिए कि चैप्टर नंबर 10 का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे निकालिए। मैं आपको बताता हूँ, शायद चैप्टर नंबर 5 ही निकाले हुए हैं। उसी में देखिए अगला चीज़ में यहाँ पे दिया है जो यहाँ पे
क्या पूछ रहा था सवाल में, आपसे पूछ रहा था कि चीनी का उत्पादन यानी गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा यहाँ पे कहाँ पे होता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने नोट्स में यहाँ पे हाईलाइट करके लिखे हुए हैं कि जो ये गन्ना है, गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में होता है, जो कि पहले स्थान पर है, देख सकते हैं। और यही सवाल यहाँ से आपको पूछा गया था। तो मैं एनालिसिस कराने लगूँ तो एक एक सवाल का बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ जो है मैं आप लोगों को सामने एक एक नज़र में दिखा लेता हूँ। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद चलिए कुछ पॉलिटी का सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि आखिर नोट्स में से कहाँ से आए हुए थे। आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बता देता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे एक भूकंप से सवाल पूछा गया था, भूकंप की तीव्रता मापने किस मशीन से होता है। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 में जाइएगा। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने वहाँ पे लिख रखे हैं, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। मैं अगर के है तो मैं आपको दिखाना चाहूँ, जैसे कि ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर कितना है, लास्ट में होगा, चैप्टर नंबर 3 में चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 में एक सेकेंड थोड़ा टाइम दीजिएगा हमको। ये देखिए यहाँ पे यही चीज़ मैंने लिखे थे। ये जो क्लास 8 है यहाँ पे क्लास 7 कर लीजिएगा। क्लास 7 के चैप्टर नंबर 3 से ये सवाल पूछा गया था। तो जो मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही चीज़ मैंने लिख रखे थे। क्या लिख रखे थे कि जो भूकंप की तीव्रता होती है उसको सीस्मोग्राफ से यहाँ पे मापते हैं, और यही सवाल हूबहू पूछा गया है। तो जो मैंने दे रहे हैं, जो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप उसको एक बार अच्छे से निचोड़ लेके पढ़ लीजिए, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी जैसे कि देखिए वायु का ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, ज्योग्राफी का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 आप लोग निकाल कर देख लीजिए। ये चीज़ मैंने दे रखे हैं। बाकी यहाँ पे पूछा गया था किस परत में हवाई जहाज उड़ते हैं, ज्योग्राफी का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 से आप लोग देख लीजिए ये सवाल कहाँ से पूछा जा रहा है। उसके बाद ऊर्जा या गैर परंपरागत क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 में। उसी तरह यहाँ पे गंगा नदी के किनारे कौन स्थित है, कि क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 7। यहाँ पे इवन पेज नंबर ही मैंने लिख दिया है कि ताकि आपको खोजने की जरूरत ना पड़े। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कितना सवाल जो भी मैं नोट्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ उससे आ रहा। इससे तो ये हो गया। साइंस में भी अगर आइएगा ना तो भर के सवाल यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो वीडियो एक्चुअली में बहुत लंबा हो गया है। आई होप कि लंबा हो गया होगा। अगर कि मैं और बताने लगूँ तो वीडियो 1 घंटे से भी ऊपर बन सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी लोग यहाँ पे बीपीएससी में TRE 3 या TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं और उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि उनको किस चीज़ का तैयारी करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो मात्र मात्र मेरे से एक बार आप लोग विश्वास करके बीपीएससी का सिलेक्शन किट आप लोग यहाँ पे हमसे ले सकते हैं। मात्र इसका कोई बड़ा चार्ज नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देकर 1000 2-2000 क्लास से इतने सवाल नहीं आते हैं जितने कि मैं कुछ चंद आपको पेज में नोट्स दे दूंगा, किससे सवाल लड़ जाएंगे आपको। तो इसको मात्र आपको 299 रुपये में ले सकते हैं। इसको लेने के लिए हमारे इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, या आप इस नंबर पे यहाँ पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं और उस पर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इस सिलेक्शन किट में आपको क्या होगा, पीआरटी के लिए खास करके जो है 6 से 10 तक का जो भी यहाँ पे नोट्स हैं, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारा जो बुक्स है SCERT NCERT का जिस तरीके से मैं आप लोगों ने देखा वही PDF निचोड़ में आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि कम समय में एक बेहतर तैयारी हो जाए आपका। उसके बाद बीपीएससी का प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। मैं आपको एनालिसिस नहीं करा पाया, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया इसके वजह से, तो आप लोग इसमें भी देख सकते हैं। बहुत सवाल मिलते हैं। खासकर यहाँ पर जो 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ये तो मेरे से लीजिए ही लीजिए। ये रामबाण है जो मैं एक्सपेक्टेड कर देता हूँ, उसमें सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ये समझिए कि हर्ट है। अगर के 13 सवाल पूछे गए हैं तो 10 प्लस सवाल इसमें से डायरेक्ट टू डायरेक्ट देखने को मिले हैं। आप परचेज करके आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ से सवाल पूछे गए हैं। और 500 मोस्ट इंपोर्टेंट इतना आप कर लेते हैं तो आप एक सेफ स्कोर में, हम बोलते हैं कि यहाँ पे 70-75 नंबर आप लोग नॉर्मली लेकर आइएगा, कुछ नहीं पढ़िएगा तब। अगर के आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ के आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, सेट प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो 85 प्लस नंबर कोई नहीं रोक सकता। इतना मार्क्स आप इजिली लेकर आ जाइएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।